नमस्कार देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस विशेष समाचार विश्लेषण के मंच पर। आज का ये कार्यक्रम, आज की ये चर्चा किसी साधारण घटना पर नहीं, बल्कि एक गहरे, लंबे और अब तीखे होते जा रहे दर्द पर केंद्रित है। ये कहानी है उन लाखों चेहरों की जिनकी आंखों में एक सवाल है, जिनके हृदय में पीड़ा है और जिनके हाथों में अब एक संकल्प है। ये कहानी है हमारे सम्मानित ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। कल जब देश का वित्त मंत्री संसद के पटल पर वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश कर रहे थे, तब देश के कोने कोने में बैठे इन वरिष्ठ नागरिकों की सांसें एक सहमी उम्मीद से भरी थीं। उनकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। उनके कान हर शब्द को सुनने के लिए बेताब थे। क्यों? क्योंकि उनका आज और कल, उनके सम्मानपूर्ण जीवन का प्रश्न उसी दस्तावेज में छुपा था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार फिर वही हुआ जिसका एक स्पष्ट भय उन्हें पिछले कई वर्षों से सताता आ रहा था। बजट के पन्ने पलटे गए, घोषणाओं के पैराग्राफ बांचे गए, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का कोई जिक्र तक नहीं था। कोई संकेत नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई प्रावधान नहीं। सिर्फ एक भारी मौन, उपेक्षा की चुप्पी। ये चुप्पी आज आक्रोश में बदल चुकी है, और इस आक्रोश ने एक ऐसा रूप ले लिया है जिससे अब सरकार अनजान नहीं रह सकती। एनआईसीसी यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने आज एक ऐतिहासिक और अत्यंत सख्त घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अब याचना नहीं, अब रण होगा, और ये रण भीषण होगा। इसके लिए जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। आज का ये कार्यक्रम उसी घोषणा की गूंज है, उन तथ्यों का विवेचन है जो इस निर्णय की नींव है, उस इतिहास का स्मरण है जो विश्वास के टूटने की दास्तान कहता है, और उस भविष्य की रूपरेखा है जो अब 3000 शब्दों में नहीं, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 9, 10 और 11 मार्च को लिखी जाएगी। तो आइए सबसे पहले उस बिंदु से शुरुआत करते हैं जहां से ये निराशा की नई लहर उठी है। केंद्रीय बजट 2026 एक बार फिर हमारे वरिष्ठ पेंशनर भाई बहनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। जब पूरा देश आर्थिक विकास, नई योजना और सब्सिडी के आंकड़ों पर चर्चा कर रहा है, तब हमारे इन बुजुर्गों का एकमात्र सवाल, उनकी पेंशन में 1000 रुपये की वार्षिक वृद्धि, फिर से अनसुना कर दिया गया। क्या ये मांग अतार्किक है? क्या ये अनुचित है? आइए थोड़ा गणित समझते हैं। मुद्रास्फीति की दर साल दर साल बढ़ रही है। दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च दुगना तिगना हो चुका है। ऐसे में एक न्यूनतम गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये वृद्धि एक आवश्यकता है, एक आधारभूत अधिकार है, न कि कोई अनुग्रह है। लेकिन सरकार की नज़र में शायद ये प्राथमिकता नहीं है। ये वही सरकार है जो खुद को जनता की सेवक कहती है, लेकिन क्या सेवक अपने वरिष्ठ सेवकों, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया, की मूलभूत पुकार को इतनी बार अनसुना कर सकता है? इस बजट ने न सिर्फ आशा की लौ को बुझाया है, बल्कि एक गहरी निराशा और एक ठोस आक्रोश को जन्म दिया है। यह आक्रोश अब संघर्ष की ज्वाला बन चुका है, और इस ज्वाला को हवा देने का काम सरकार ने खुद किया है। न सिर्फ इस बजट के माध्यम से, बल्कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चली आ रही उपेक्षा के माध्यम से। यहाँ हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। 14 अक्टूबर 1925 का वो दिन याद कीजिए। श्रम मंत्रालय की एक बैठक। हमारे प्रतिनिधियों ने अपनी पूरी तार्किक और भावनात्मक दलीलें रखीं, और उस दिन एक आशा का दिया जला। मंत्री महोदय ने स्वयं आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए जल्द ही एक और बैठक बुलाई जाएगी। वो दिन था 14 अक्टूबर। उसके बाद 14 नवंबर बीत गया, 14 दिसंबर गुजर गया, 14 जनवरी आया और चला गया। अब 14 फरवरी की प्रतीक्षा है, लेकिन वो दूसरी बैठक कभी नहीं हुई। संवाद का वो सूत्र जो एक तरफ से बुना गया था, वहीं टूट कर रह गया। ऐसा लगता है मानो हमारी फाइल, हमारी पीड़ा मंत्रालय के किसी कोने में धूल फांक रही है। परंतु ये तो हाल की बात है। इससे भी अधिक पीड़ादायक वो ऐतिहासिक वादा है जो आज 14 साल पहले किया गया था। समय था 1913 का। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक सार्वजनिक मंच से देश के सामने जबरदस्त वादा किया था। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सत्ता संभालने के महज 90 दिनों के भीतर, यानी 3 महीने में, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस न्याय संगत मुद्दे का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। उस वादे को आज 14 पूरे वर्ष बीत चुके हैं। 14 वर्ष। इस अवधि में तो भगवान श्री राम का वनवास भी पूरा हो गया था, लेकिन हमारा वनवास, उपेक्षा और प्रतीक्षा का ये दंश थमने का नाम नहीं ले रहा। 90 दिन का वो वादा आज 4250 दिनों से भी अधिक का लंबा, थका देने वाला सफर बन चुका है। क्या वो वादा केवल चुनावी रणनीति का एक जुमला था?
क्या 14 साल की इस लंबी अवधि में सरकार के पास हमारी वेदना सुनने के लिए एक पल भी नहीं था? ये सवाल न केवल एक वादे के टूटने का है, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक के प्रति सरकार के मौलिक दायित्व पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमारा पूरा विश्वास था और आज भी है कि ये सरकार देश की सरकार है, हमारी सरकार है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार का पहला और अंतिम दायित्व अपने नागरिकों, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को सुनना और उनका समाधान करना है। हम ये भी दृढ़ता से मानते थे कि संवाद ही किसी भी समस्या का सर्वोत्तम उपाय है। इसी विश्वास के साथ हमने अनगिनत पत्र लिखे, विस्तृत और तथ्यात्मक प्रस्तुतियां तैयार कीं, अनेक स्तरों पर अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकातें कीं। हर बार वही ढवासन, देखिए हम विचार कर रहे हैं, जल्दी कुछ सकारात्मक होगा, धैर्य रखिए। लेकिन अफसोस, आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां 14 साल पहले खड़े थे। जब संवाद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब याचना की भाषा बहरे कानों पर पड़े, तो फिर क्या विकल्प बचता है? इतिहास गवाह है, जब शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण और संवैधानिक मांगों को भी अनसुना कर देती है, तो आंदोलन ही एकमात्र ऐसा माध्यम बनता है जिससे व्यवस्था को झकझोड़ा जा सकता है, जगाया जा सकता है। हम आंदोलन के शौकीन नहीं हैं। हमारा पूरा जीवन अनुशासन, सेवा और सहनशीलता की मिसाल रहा है। हम जानते हैं कि आंदोलन किसी समस्या का आसान समाधान नहीं है, लेकिन जब घर में बैठकर मात्र 1000 रुपए के अभाव में दवा के लिए तरसना पड़े, पोषण के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर ये मजबूरी बन जाती है। एक ऐसी मजबूरी जिसे स्वीकार नहीं, जिसका सामना ही करना होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने ठीक ही कहा है, घर में बैठकर धीरे धीरे टूटते हुए जीने से बेहतर है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए मैदान में उतरते हुए जिया जाए। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं सरकार की वो उदासीनता है जिसने हमारे धैर्य की हर सीमा को पार कर दिया है। इसीलिए आज का ऐलान कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं है। ये 14 वर्षों के क्षोभ, 14 वर्षों के इंतजार और 14 वर्षों की टूटी प्रतिज्ञाओं का सहज परिणाम है। अब याचना का दौर समाप्त हुआ, अब रण का दौर प्रारंभ होगा। और ये कोई साधारण विरोध नहीं होगा, ये एक भीषण निर्णायक संघर्ष होगा। हमारी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, गगनभेदी नारा बनेगी। हमारा संकल्प अब प्रार्थना नहीं, एक जन आंदोलन का घोष बनेगा। और इसी संकल्प को साकार रूप देने के लिए एनआईसीसी की राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये निर्णय है दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल 3 दिवसीय ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का। तारीखें हैं 9, 10 और 11 मार्च। ये कोई सामान्य सभा या प्रदर्शन नहीं होगा, ये हमारे संघर्ष का वो निर्णायक मोड़ होगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये वो समय होगा जब देश के कोने कोने से हजारों पेंशनधारक एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होंगे। हमारी एकजुटता, हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे अधिकार के प्रति अटूट विश्वास उस दिन अपने चरम पर दिखाई देगा। हमारी आवाज सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगी, वो संसद भवन की दीवारों से टकराएगी। हम चाहते हैं कि शासन की गहरी नींद में सोए हुए कान हमारी इस अंतिम पुकार को सुने। हम ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अब हम एक पल और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हमारा धैर्य समाप्त हो चुका है। इसीलिए मैं आप सभी सम्मानित पेंशनर भाइयों और बहनों से हृदय से आग्रह करता हूं, अब घर में बैठकर केवल शिकायत करने से कोई बदलाव नहीं आएगा। इतिहास साक्षी है कि अधिकार याचना से नहीं, संघर्ष से प्राप्त होते हैं। यदि कुछ पाना है तो उसके लिए उठ खड़े होना होगा। कोई हमें हमारा हक सहज भाव से देने वाला नहीं है, हमें अपना अधिकार स्वयं प्राप्त करना होगा। आप सभी से अनुरोध है, तत्काल अपनी यात्रा की योजना बनाइए। रेलवे आरक्षण, बस टिकट या किसी भी साधन का प्रबंध करिए। हमें 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित होना है। अपने साथ पानी की बोतल, जरूरी दवाइयां और सबसे बढ़कर एक अटूट उत्साह और संकल्प का भंडार लेकर आइए। हमारी संख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल शोर मचाना नहीं है, इसका उद्देश्य सरकार को ये बताना है कि अब हम और चुप नहीं बैठेंगे। हमारे आंसुओं का, हमारे पसीने का हिसाब है। हम उन सभी वादों की याद दिलाएंगे जो हवा में विलीन हो गए। हम ये नहीं कहते कि दूसरों को जो मिल रहा है उसमें कटौती की जाए। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो हमारा न्यायसंगत हक है, जो हमारे सम्मानजनक जीवन का आधार है, वो हमें मिले। अब हम परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। हमारा ध्येय केवल अपना कर्तव्य निभाना है, संघर्ष के पथ पर अडिग रहना है, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब देश के इतने सम्मानित वरिष्ठ नागरिक इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, उनकी मांग को अनदेखा नहीं कर सकती। ये हमारा अंतिम आह्वान है, ये हमारी अंतिम पुकार है। हम हिंसा या अशांति के पक्षधर कतई नहीं हैं। हम एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक किंतु अत्यंत दृढ़तापूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।
हमारी आवाज में वो गंभीरता होगी जो 14 वर्षों के कष्ट से उपजी है। हमारे नारों में वो ताकत होगी जो न्याय के लिए तड़पते हर हृदय की धड़कन है। इसीलिए एक बार फिर 9, 10 और 11 मार्च इन तारीखों को अपने दिल और दिमाग में अंकित कर लीजिए। दिल्ली का रुख कीजिए, जंतर मंतर पर हम सब मिलेंगे, साथ साथ खड़े होंगे, एक साथ अपना हक मांगेंगे और हम इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हम नहीं हटेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम न्याय प्राप्त करके ही रहेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद।